जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएस का जो लेक्चर है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। बीएस का हमारा चैप्टर चल रहा था डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स एंड डाई इलेक्ट्रिक्स, और मैं बात कर रहा हूँ बीएस फिजिक्स सेमेस्टर 2 की। तो शुरू करते हैं। बैटिंग लिस्ट की है जी। ये आज हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने डिस्कस करना है, और इसमें क्या कुछ है मैं पहले आपको एक ब्रीफ सा इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ताकि आप में से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बड़ी आसानी से इसको ले सकें। ये ज़रा आप एक नज़र देख लीजिए जो आपका टॉपिक है। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करना है। उसके बाद हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस किस तरह इंक्रीज करती है इसको डिस्कस करना है। और उसके बाद हमने मैथमेटिकली डाइलेक्ट्रिक के बगैर कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर इंसर्ट करके कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करनी है। और मैथमेटिकली भी यही बात हम प्रूव करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर रखने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट में बड़ी जल्दी जल्दी में ये कुछ स्टार्टिंग बातें हैं ये हम देख लेते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में जो आउटकम्स होंगे या जो कंक्लूजन्स होंगी वो क्या कुछ होंगी। जैसे सबसे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। फिर हम करेंगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर रखा जाए तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। और तीसरा कंक्लूजन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, असल में जो डेरिवेशन है एक छोटी सी, वो हम ये देखेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है तीसरे नंबर पे, ये जो आप देख सकते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस निकालनी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दरमियान में रख के और उसकी एथेंस में, यानी दोनों सिचुएशन के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है। तो चलें सबसे पहले स्टेप में बल्कि आगे बढ़ने पहले हम ये भी देख लें कि हमें आज का काम करने के लिए क्या कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग अक्सर नोट करते होंगे कि मैं साथ साथ लैपटॉप पे भी कुछ काम कर रहा होता हूँ। असल में ये लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से मुझे साथ साथ लैपटॉप के साथ भी इंगेज रहना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी तरफ ज़्यादा दिख नहीं पाता। जी, किन किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले कैपेसिटर इक्वेशन जो है, मैं आपको कैपेसिटर इक्वेशन जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ। आपने बचपन से पढ़ी हुई है, एफएससी पार्ट 2 में, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तब से आपने ये पढ़ी हुई है। और वो इक्वेशन है जी, Q इज इक्वल टू CV। ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसको हम बचपन से जानते हैं। इस बार दूसरे नंबर पे हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कैपेसिटर को जब किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर होने का क्या मैकेनिज्म है। अगर आप इसी मेरे चैनल पर पिछली वीडियोस देखें, जो मैं यहाँ पर टैग भी कर दूंगा, सजेस्ट भी कर दूंगा, उसमें भी आप इस चार्ज प्रोसेस का आइडिया हो जाएगा, जिसमें हम ये कहते हैं जी कि अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के साथ एक डीसी सोर्स लगा दें, यानी बैटरी का एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, बैटरी उन पर वर्क करती है और वो फिर दूसरी प्लेट पर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी और दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की जो मिकदार है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो जाता है।
इसी तरह जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है वो है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन। ये बहुत बेसिक रिलेशन है। अगर आप एफएससी का टॉपिक जो है वो याद कर सकें, जिसमें हमने एक रिलेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसी को आगे लेकर हमने इसी अभी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें हमने पिछली वीडियोस में ये बात की भी हुई है कि पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसका एक बड़ा बेसिक सा रिलेशन ये है, जिसे मैं कह सकता हूँ लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटेग्रल। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तब ही हम इस टॉपिक को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब हम अपनी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें जो जो बातें आपको कंफ्यूज करने वाली होंगी, जो जो बातें समझने वाली होंगी, वो मैं आपको स्टेप वाइज बताता जाऊंगा। जी, सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या कुछ है, इसमें जी आप एक तो सर्किट देख रहे हैं आप बेटा। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि अभी जो मैं डेरिवेशन आपको करवाने जा रहा हूँ, ये डेरिवेशन जो है इसका जो ताल्लुक है वो बगैर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ है। ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ। तो सिंपल सा सर्किट है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ हमने बैटरी का हाई और लो पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया है और बड़े मजे से चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है एम्प्टी कैपेसिटर। एम्प्टी कैपेसिटर से मुराद क्या है कि दरमियान में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने नहीं रखा हुआ। अच्छा, जब मैं आगे चल के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करूंगा तो मैं आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। फर्ज करें कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी की वजह से कैपेसिटर की प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। तो एक प्लेट पर सिंपल सी बात है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें चार्ज जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी एक वक्त में यानी एट एनी इंस्टेंट जब हम कैपेसिटर की प्लेट को देखते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो उसके ऊपर जो चार्ज है फर्ज करें वो डी क्यू है और उस प्लेट का जो एरिया है वो डी ए है। तो अगर मैं चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी और यहां से मैं चार्ज की ये इक्वेशन लिख सकता हूं जो आप सामने देख रहे हैं। अब देखें, अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर होने वाला टोटल या मैक्सिमम चार्ज फाइंड करना चाहता हूं, जो टोटल चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर की प्लेट पर, तो उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है, मैं इंटीग्रल ऑपरेटर यूज करूंगा। और इंटीग्रल ऑपरेटर लगाने के बाद डी क्यू से मुराद क्या है कि हमने पूरे के पूरे चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। डी क्यू की जगह आपने लिखा सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। और डी ए को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट का पूरा एरिया आ जाएगा, यानी एक पूरी प्लेट का एरिया। तो ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट पर स्टोर होने वाला टोटल चार्ज आ गया। Total charge stored on any one of the plates of capacitor is equal to sigma multiplied by total surface area of that plate. तो इसके बाद अगले स्टेप में आप देखें, हम ये भी जानते हैं गॉसेस लॉ की हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने सीखा था कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का क्या मेथड है। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये रिलेशन हमने फाइंड किया था जिसको मैंने अभी अभी टिक किया है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में सिग्मा की वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा की जगह Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन बन गया जिसको मैं अभी अभी सर्कल कर रहा हूं, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये हम यहां पुट करेंगे, ये जो आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं
जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में लिखा भी था, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब देखें यहां पर हमने ये फार्मूला मेंशन किया, यहां पर लिमिट हम लगाएंगे 0 से d। अब देखें 0 से d जो है इसका मतलब क्या है कि हम कैपेसिटर की एक प्लेट को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अप टू सेकंड प्लेट, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d के इक्वल होता है। तो E इंटू डी आर, लिमिट हमने लगा दी 0 टू d। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जगह हम पुट करेंगे Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखें ये Q भी कांस्टेंट है क्योंकि एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है मैक्सिमम वो फिक्स वैल्यू है, हर प्लेट की अपनी कैपेसिटी होती है, उस चार्ज को भी हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। A भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, इनको अगर हम बाहर लें तो dr यानी डिस्टेंस, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो जी लेके डी तक टोटल जो डिस्टेंस आएगा जाहिर बात है वो डी आएगा, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो ये आपके पास आ गया। अब देखें नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर Q ओवर V आ जाए, यानी Q ऊपर और V नीचे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास राइट हैंड साइड पर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आ जाएगा। अब देखें हम जानते हैं कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन होती है कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। अब देखिए Q डिवाइडेड बाय V, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है इसकी जगह मैंने C लिख दिया। C के नीचे जो छोटा सा जीरो आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये जाहिर कर रहा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इन केस ऑफ वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वुड बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो ये तो हमने दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखे बगैर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर ली। अब हम अगली स्लाइड पे जाते हैं जिसमें हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे और फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे। अब आप देखें ये एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम सामने आप देख रहे हैं, और इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो सारी की सारी डायग्राम वही है, बस हमने दरमियान में ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम शो कर दिया है कि ये हमने रखा हुआ है। अब देखें सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता क्या है। सामने मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप अगर गौर करें, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एन इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग से क्या पता कि ऐसा मीडियम जिसके अंदर से चार्जेस का फ्लो ना हो सके। आप इसे इंसुलेटिंग मीडियम भी कह सकते हैं, आप इसे वीक कंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। अब ये ऐसा इंसुलेटर या ऐसा वीक कंडक्टर है जिसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का असर फील किया जा सके। अभी आपने एफएससी चैप्टर 12 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैं उसका एक आप समझने के रिवाइज करके आपको बता रहा हूं कि असल में होगा क्या। यहां मैं एक रफ सी डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। फर्ज करें ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, यानी इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और जो राइट हैंड साइड पर आपको प्लेट नजर आ रही है इस पर नेगेटिव चार्ज हमने स्टोर कर दिए। उसके बाद कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद हमने इसके दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। एक सेकंड जरा, ओके अच्छा बेटा, अब देखें हमने इसके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। मैं वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें ये वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये
अब देखें इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर होगा क्या, जो एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और उनका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन एटम या मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव पार्ट है वो राइट साइड की तरफ आ जाएगा यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि असल में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करना शुरू कर दिया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट शो करके अरेंज हो गए। तो हम ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि एटम या मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब देखें जो कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन थी ये राइटवर्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसे अगर मैं ई से जाहिर करूं तो अगर आप गौर करें अंदर पड़ा हुआ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके अंदर डाइपोल्स बनने की वजह से आप देखें डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट राइट साइड पर है और नेगेटिव पार्ट लेफ्ट साइड पर है, तो इनकी वजह से भी एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड की तरफ। तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई प्राइम का नाम दे देता हूं। अब जाहिर बात है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है और अंदर डाइपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट वर्ड है। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्या होगा, एक सेकंड में इसको रिमूव कर लूं। मुझे असल में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास ग्राफिक पैड नहीं है। अगर ग्राफिक पैड मेरे पास आ जाए तो मैं इन सारी राइटिंग वाला जो वर्क है इसको मैं बड़ी आसानी से मैनेज कर लूंगा। तो मैंने असल में ऑर्डर किया, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा कुछ दिनों में। चलिए यहाँ मैं क्या लिख रहा था, यहाँ मैं ओके, यहाँ मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू लिख रहा था। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर मैं उसे ई मीडियम का नाम दूं, अगर मैं उसे ई मीडियम का नाम दूं तो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस इंटरनली एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्राइम। तो ये आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन रही है ये। तो यहां से आप बड़े आसानी से आइडिया ला सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कमी आ गई। अब आप देखें जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाएगी तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक रिलेशन है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक रिलेशन है वो ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमी आएगी तो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल में भी कमी आ जाएगी। पोटेंशियल में कमी आएगी तो फिर इस बेसिक फार्मूला के मुताबिक, ये जो मैं अभी अभी राइट डाउन कर रहा हूं यहां पर, अगर पोटेंशियल में कमी आएगी तो फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा, और जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा तो यही असल में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का असर है। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखने से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा होता है और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर मजीद चार्ज आने की गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो ये था जी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। अब हम आते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ या मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ। बेटा ये जो सारा कुछ मैंने राइट किया है इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि जो स्क्रीन है वो जरा खूबसूरत सी लगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखें ये जो आपको सबसे पहला स्टेप नजर आ रहा है ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला पोर्शन किया था, यानी जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दरमियान में नहीं रखा था तो फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए जो हमने कैलकुलेशन की थी। देखिए सिग्मा क्यू ओवर ए के इक्वल ये हम लास्ट कैलकुलेशन में कर चुके हैं।
सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और ए क्या है? टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। अब देखें ई मीडियम जो है, मैंने अभी आपको एक छोटी सी क्वेश्चन लिखी थी कि ई मीडियम यानी मीडियम के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब दरमियान में वैक्यूम था उसके मुकाबले में कम है। अब वो कितनी कम होती है? अगर आप अपना एफएससी का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे या एफएससी की कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको शायद याद हो कि हमने कुछ ऐसा लिखा था कि बीम के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो की इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में कुछ कम होती है और कितनी होती है? इतनी। डायरेक्ट मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है, अगर हम उसको वैल्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीडियम वाली इलेक्ट्रिक आ जाती है। यानी प्लेट्स के दरमियान जब डायरेक्ट मीडियम हम रखते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पैदा होने वाली या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फार्मूला कैसे आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेटिव से डिवाइड करें। अब रिलेटिविटी को एफएससी में हम इस तरह जाहिर करते थे, यहाँ पर आप इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। ये जो आप देखते हैं कैपा ई, तो ये एक सिंबल सा है जिसको हमने इस पर्पस के लिए यूज किया है। देखिए इसमें ई क्या है? ये बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अभी हमने केस में निकाली, जो हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेशन की है। तो ई की जगह आप इसकी वैल्यू लिखेंगे और ये कहाँ से आई? मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये गॉस की एप्लीकेशन जिसमें तो ई की जगह हमने और पास फाइनल जो मीडियम है वो आपके पास ये। ठीक है, अब हम चलते नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी ये काम। ओके जी बेटा, यहां पर आ जाए। ये अब ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान लिखा था पिछली कैलकुलेशन में, बिल्कुल वैसे ही है। बस फर्क क्या है कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड और सबस्क्रिप्ट में छोटा सा मीडियम लिखेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ ये अब मीडियम जगह आप उसकी पूरी पूरी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी पिछली स्लाइड में की है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बाकी सारा कॉमन आएगा और डी आर का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आएगा? डी। और ये क्या चीज है? दिस इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब यहां भी आपने क्या करना है? यहां भी आपने इक्वेशन से लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्यू और वी मीडियम इसकी रिलेशन है और ये रेशो किसके इक्वल है? ये रेशो बेटा इक्वल है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। लेकिन यहाँ चूंकि डायलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे? सी मीडियम लिखेंगे। सी मीडियम से क्या मुराद है? कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो ओके, अब ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये कैपेसिटेंस है जब दरमियान में कोई मीडियम हो। और पहले हमने वैक्यूम के केस में जिसे हमने नॉट का नाम दिया था वो कैपेसिटेंस कैलकुलेट की थी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो आपके पास मीडियम और वैक्यूम वाली जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशो आ जाएगी कैपा ये। और यही असल में रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसके इक्वल है? कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम। और ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसकी वैल्यू हमेशा
1 से बड़ी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमरेटर में वो बड़ी है और नीचे वाली डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है। तो बड़ी आसानी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मीडियम वाली जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये वही बात जो मैंने पहले थ्योरेटिकली प्रूव की थी, अब हमने मैथमेटिकली ये बात प्रूव कर दी है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया जाता है तो क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बात समझ नहीं आई, अगर बात में पार्शली तौर पे आप समझ सकें कुछ चीज़ों को, तो आप मुझे कमेंट्स में या जो आपके व्हाट्सएप के हैं उसमें आप ज़रूर बताइएगा। ओके जी, तब तक नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।